साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष का आधार पाठ्यक्रम यानी कि फाउंडेशन कोर्स का जो पेपर थर्ड है उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन अर्थात इन्वायरमेंटल एजुकेशन। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसका हम पहले डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 3, उसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन एवं सामाजिक मुद्दे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मैनेजमेंट एंड सोशल इशू। यूनिट नंबर 3 का ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है इस वीडियो के अंतर्गत, और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पर्यावरण आंदोलन संचार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम, इन्वायरमेंटल मोमेंट्स कम्युनिकेशन पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भारत में पर्यावरण के कौन कौन से आंदोलन हुए हैं। तो सबसे प्रमुख आंदोलन जिसका नाम आता है वो है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन था। जब ये आंदोलन वहाँ पर हुआ था तो वर्तमान का उत्तराखंड है, पर उस समय का ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था। यदि हम कहें तो इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। ये आलिंगन दरअसल में प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बनी थी, इसलिए इसको नाम चिपको की संज्ञा दी गई। चिपको की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ के महिलाओं और पुरुषों ने क्या किया था कि पेड़ों को गले लगा लिया था, तो पेड़ों से चिपक गए थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम हो गया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के पीछे एक पारिस्थितिक और आर्थिक पृष्ठभूमि यह है कि जिस भूमि में यह आंदोलन उपजा है, यानी कि 1970 में आई भयंकर बाढ़ का अनुभव कर चुका था। इस बाढ़ में 400 किलोमीटर दूर तक का इलाका ध्वस्त हो गया था तथा 5 बड़े पुल, हजारों मवेशी, लाखों रुपए की लकड़ी व ईंधन बहकर नष्ट हो गया था। बाढ़ के पानी के साथ बही गाद इतनी अधिक थी कि उसने 350 किलोमीटर लंबी ऊपर गंगा नहर के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्रों को अवरोध कर दिया था, जिससे 8.5 लाख हेक्टेयर एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित हो गई थी और 48 मेगावाट बिजली का उत्पादन वहाँ पर रुक गया था। अलकनंदा की इस त्रासदी ने ग्रामवासियों के मन में एक अमिट छाप छोड़ी थी और उन्हें पता था कि लोगों के जीवन में वनों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चिपको आंदोलन को ब्रिटिशकालीन वन अधिनियम के प्रावधानों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। अब हम चलते चिपको आंदोलन की तरफ। चिपको आंदोलन का मूल केंद्र जो था वो कौन सा था? केंद्रनी गांव, जिला चमोली था, जो भारत तिब्बत सीमा पर जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर दूर ऋषि गंगा और विष्णु गंगा के संगम पर बसा है। वन विभाग ने इस क्षेत्र से अंगू के 2451 पेड़ साइमंड कंपनी को ठेके पर दिए थे। साथियों ये पूरी डिटेल आपको याद रखना होगी क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी खबर मिलते ही चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में 14 फरवरी 1974 को एक सभा की गई, जिसमें लोगों को चेताया गया कि यदि पेड़ गिराए गए तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये पेड़ न सिर्फ हमारे चारे, जलवान और जड़ी बूटियों की ज़रूरतें पूरी करते बल्कि मिट्टी के क्षरण को भी रोकते हैं। आगे क्या हुआ? तो 15 मार्च को गांव वालों ने रैनी जंगल की कटाई के विरोध में जुलूस निकाला। ऐसा ही जुलूस 24 मार्च को विद्यार्थियों के द्वारा भी निकाला गया था। जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो ठीक तभी सरकार ने घोषणा की कि चमोली में सेना के लिए जिन लोगों ने खेतों को अधिग्रहण किया था वे अपना मुआवजा ले सकते हैं। फिर क्या हुआ उसकी तरफ चलते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि 27 औरतों ने श्रीमती गोरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इस प्रकार 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई। तो कब रखी गई साथियों? 26 मार्च 1974 को रखी गई। बात करता है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चमोली जिले के एक पद यात्राओं का आयोजन हुआ। आंदोलन तेजी से पहले उत्तरकाशी और फिर पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में फैल गया। क्या हुआ आगे? तो 9 मई 1974 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चिपको आंदोलन की मांगों पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन की घोषणा कर दी, क्योंकि उस टाइम पे 1974 में उत्तराखंड क्या था? उत्तर प्रदेश था। दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति वैज्ञानिक श्री वीरेंद्र कुमार इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखना,
इस आंदोलन के जो बाद में इस जो आंदोलन हुआ था इसमें जो डिमांड रखी गई उनको पूरा करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के वीरेंद्र कुमार इसके अध्यक्ष थे। गहरी छानबीन के बाद समिति ने पाया कि गांव वालों और चिपको आंदोलनकारियों की मांगें सही हैं। अक्टूबर 1976 में उन्होंने सिफारिश की कि 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में व्यावसायिक वन कटाई पर 10 वर्ष के लिए रोक लगा दी जाए। तो इसका क्या असर हुआ? तो इस को रोक करने के कारण 371 हेक्टेयर की वन कटाई योजना वापस ले ली गई। और आगे बात करें तो 26 मार्च 1974 को जब ठेकेदार रेणी गांव में पेड़ काटने आए तो पुरुष घरों पर नहीं थे। गोरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने कुल्हाड़ी लेकर आए ठेकेदारों को यह कहकर जंगल से भगा दिया कि यह जंगल हमारा मायका है। ध्यान रखना, लाइन जो है साथियों याद रखना, जंगल हमारा क्या है? मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगे। मायका महिलाओं के लिए वह सुखद स्थान होता है जहाँ पर संकट के समय वह आश्रय ले सकती हैं। तो चिपको आंदोलन संबंधी महत्वपूर्ण बात ये थी। अब चलते अपिक्को आंदोलन। ये क्या है? यहाँ पर वनों वह कट चुका है, तो वनों और वृक्षों की रक्षा के संदर्भ में गढ़वाल हिमालय वासियों का चिपको आंदोलन का योगदान सर्वविदित है। इसने भारत के अन्य भागों में अपना प्रभाव दिखाया। उत्तर का यह आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाया और दक्षिण में इसे अपिक्को आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। अपिक्को कन्नड़ भाषा का शब्द है जो कन्नड़ में चिपको का पर्याय है। पर्यावरण संबंधी जागरूकता का आंदोलन अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ, जो पूरे जोश से लगातार 38 दिन तक चलता रहा। कितने दिन चला? 38 दिन तक चला। और कब स्टार्ट हुआ? अगस्त 1983 में स्टार्ट हुआ। आगे चलते हैं। सितंबर 1983 में सलकानी तथा निकट के गांव में युवा तथा महिलाओं ने पास के जंगलों तक 5 किलोमीटर की यात्रा तय करके वहां के पेड़ों को गले लगाया। उन्होंने राज्य के वन विभाग के आदेश से कट रहे पेड़ों की कटवाई को रुकवाया। क्लियर है? तो कितने दिन आंदोलन चला है? 38 डेज आंदोलन चला था। अगस्त 1983 में स्टार्ट हुआ था। चिल्का बचाओ आंदोलन। चिल्का उड़ीसा के स्थित एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर तथा चौड़ाई 25 किलोमीटर और एरिया जो उसका क्षेत्रफल है 1000 वर्ग किलोमीटर है। चिल्का 158 प्रकार के प्रवासी पक्षियों तथा चीते के व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का निवास स्थान है। यह 192 गांवों की आजीविका का भी महत्वपूर्ण साधन है, जो मत्स्य पालन खासकर झींगा मछली पर निर्भर करता है। 50,000 से अधिक मछुआरे तथा 2 लाख से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए चिल्का पर निर्भर है। मछली पालन तो कई शताब्दियों से चिल्का क्षेत्र का परंपरागत व्यापार या पेशा रहा है। मछुआरों को यहाँ मछली पालन का अधिकार अफगानी शासन के समय से प्राप्त हुआ था। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन में मछुआरों को अधिकार की रक्षा मछुआरों के संघ स्थापित करके की गई। अतः चिल्का का प्राचीन समय में मछली उत्पादन, सहकारिता तथा ग्रामीण लोकतंत्र का एक विशेष तथा प्रेरक इतिहास रहा है। झींगा मछली का उत्पादन तथा निर्यात। 1977 तथा 78 के वर्ष में झींगा मछली का उत्पादन तथा निर्यात के विकास का एक महत्वपूर्ण वर्ष था। आगे चलते हैं। 1986 में तत्कालीन जे.बी. पटनायक सरकार ने निर्णय लिया कि चिल्का में 1400 हेक्टेयर झींगा प्रधान क्षेत्र को टाटा तथा उड़ीसा सरकार की संयुक्त कंपनी को पट्टे पर दिया जाए। उस समय इस निर्णय का विरोध मछुआरों के साथ साथ विपक्षी राजनीतिक पार्टियों में ने भी यानी जनता दल ने भी किया था, जिसके कारण जनता दल को विधानसभा की सभी 5 सीटें जीतने में मदद मिली थी। लेकिन 1989 में जनता दल को सत्ता के आने की स्थिति फिर बदल गई। इस घटना में राजनीतिक दलों की दोहरी भूमिका तथा आर्थिक शक्तियों को के किसी भी राजनीतिक दल में पेट लगाने की शक्ति को स्पष्ट किया। 1991 में जनता दल की सरकार ने चिल्का के झींगा प्रधान क्षेत्र के विकास के लिए टाटा कंपनी को संयुक्त क्षेत्र कंपनी बनाने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने 5000 मछुआरों तथा 2 लाख लोगों के हितों के बारे में जरा भी नहीं सोचा और उनको ये अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार सन 1991 में एक संघर्ष ने जन्म लिया और चिल्का के 192 गांवों के मछुआरों ने मत्स्य महासंघ के अंतर्गत एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय के छात्रों के सहयोग से 15 जनवरी 1992 में गोपीनाथपुरा
गोपीनाथपुर गांव में यह संघर्ष जन आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसका नाम था चिल्का बचाओ आंदोलन। 1992 में 192 गांव के लोगों के आजीविका के अधिकार बनाम डॉलर के विरोध में मुख्यमंत्री बिजू पटनायक से मिले, लेकिन काफ़ी समय बाद सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। अतः चिल्का क्षेत्र की समस्त जनता ने उस बांध को तोड़ना शुरू कर दिया जो चिल्का के अंदर टाटा ने बनवाया था। इस जन आंदोलन को देखते हुए अंततः उड़ीसा सरकार ने दिसंबर 92 में टाटा को दिए गए पट्टे के अधिकार को रद्द कर दिया। बात आती है टिहरी बांध तथा उसका विरोधी आंदोलन। टिहरी बांध कहाँ पर? तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा अनुमानित ऊंचाई उसकी कितनी है? 260.5 मीटर बांध है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल करना तथा पन बिजली परियोजना का निर्माण करना है। इसकी स्वीकृति 1972 में योजना आयोग द्वारा दी गई थी। इसका अनुमान था कि टिहरी जल विद्युत परिसर के पूर्ण होने पर यहाँ प्रतिवर्ष 620 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों को बिजली तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। टिहरी बांध परियोजना। इस परियोजना को सुंदरलाल बहुगुणा अनेक पर्यावरणवादियों ने कई आधारों पर विरोध किया था। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा टिहरी बांध का मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार यह बांध टिहरी कस्बे और उसके आसपास के 23 गांवों को पूर्ण रूप से तथा 72 अन्य गांवों के आंशिक रूप से जलमग्न कर देगा, जिसमें लगभग 85,600 लोग विस्थापित हो जाएंगे। इस परियोजना में 5200 हेक्टेयर भूमि, जिसमें 1600 हेक्टेयर कृषि भूमि होगी, जो जलाशय की भेंट चढ़ जाएगी। तो क्या हुआ? अगर रिएक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता से भूकंप आता है तो टिहरी बांध के टूटने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तरांचल सहित अनेक मैदानी इलाके डूब जाएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन 3 राज्य कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति में कोई सहमति नहीं बन पाई। अतः 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल किया जा सके। 1979 में न्यायाधिकरण सर्वसम्मति पर पहुंचा तथा नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म लिया, जिसमें नर्मदा नदी तथा उसके 4134 नदियों पर 2 विशाल बांध, गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, 28 मध्यम बांध तथा 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण शामिल था। 1985 में इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $450 करोड़ लोन देने की घोषणा की, जो सरकार के अनुमान इस परियोजना के मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित के लिए जल मिलेगा, बिजली का निर्माण होगा, पीने के लिए जल मिलेगा तथा क्षेत्र में बाढ़ को रोका जा सकेगा। आगे बात करें तो इसमें तीनों राज्यों की 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिसमें 13,000 हेक्टेयर भूमि वन भूमि तथा अनुमान यह था कि 248 गांव के 1 लाख से अधिक लोग इसमें विस्थापित होंगे, जिसमें 58% लोग आदिवासी क्षेत्रों के होंगे। तो सन 1980 से 87 के दौरान जनजातियों के अधिकारों की सर्वप्रथम गैर सरकारी संस्था अंकवाहिनी के नेता अनिल पटेल ने जनजाति लोगों के पुनर्वास के अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय की लड़ाई लड़ी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप गुजरात सरकार ने दिसंबर 1987 में एक पुनर्वास नीति की घोषणा करी। दूसरी ओर 1989 में मेधा पाटकर द्वारा लाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर परियोजना द्वारा इसके विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों को क्रियान्वित की कमियों का उजागर किया था। शुरू में आंदोलन का उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों का विस्थापन को रोकना था। बाद में आंदोलन का उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली रही राहत कार्यों की देखरेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्याय को जाना जाने लगा। आगे चलते हैं तो इसमें अनिल पटेल, बुकर सम्मान नवाजी गई अरुंधति राय, बाबा आमटे आदि इस आंदोलन में शामिल हो गए और नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में एक नए मोड़ पर आ गया। सितंबर 1989 में मध्य प्रदेश के हरसूद जगह पर एक आम सभा हुई, जिसमें 200 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के 45,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। भारत में पहली बार नर्मदा का
प्रश्न अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। और दिसंबर 1990 यानी 1990 में नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा एक संघर्ष यात्रा भी निकाली गई। लगभग 6000 लोगों ने राजघाट से मध्य प्रदेश गुजरात तक पद यात्रा की। इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। और विश्व बैंक ने 1991 में बांध की समीक्षा के लिए एक निष्पक्ष आयोग का गठन किया। इस परियोजना को 1994 में अपने हाथ खींच लिया। विश्व बैंक ने क्या किया, वापस इसको ले लिया। और यदि हम देखें तो मेघा पाटकर ने 1993 में भूख हड़ताल रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य बांध निर्माण स्थल से लोगों के विस्थापन को रोकना था। अतः 1987 में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को नहीं लागू किया जा सका। और 94 में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सर्वोच्च न्यायालय की याचिका दर्ज की। न्यायपालिका के केस को निपटने तक बांध के निर्माण को रोकने की गुजारिश की गई। 1995 आरंभ में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार बांध के बाकी कार्यों को तब तक रोके जब तक कि विस्थापित कार्य पूर्ण न हो जाए। 18 अक्टूबर 2000 को सर्वोच्च न्यायालय ने बांध के कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति प्रदान की, जिसकी ऊंचाई 90 मीटर तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया कि ऊंचाई पहले 90 और फिर 138 मीटर तक जा सकती है। क्या बात हुई आगे, तो इसमें पुनर्वास लोगों के लिए 500 व्यक्तियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल, एक पंचायत घर, एक चिकित्सा, पानी तथा बिजली व्यवस्था तथा धार्मिक स्थल की आवश्यकता अनुसार पूर्ति की जाए। और 17 अप्रैल 2006 को नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर उच्च न्यायालय ने संबंधित राज्य सरकारों को चेतावनी तथा विस्थापित उचित पुनर्वास नहीं हुआ तो बांध का और आगे निर्माण कार्य रोक दिया जाए। तो ये बात हुई हमारी पूरी नर्मदा बचाओ आंदोलन की। विश्नोई आंदोलन राजस्थान के पर्यावरण चेतना का एक सुंदर उदाहरण मिलता है। विश्नोई समाज के संस्थापक जाम्बोजी ने 1451 से 1536 ईस्वी द्वारा अपने अनुयायियों ने के लिए 29 नियम दिए गए थे। इन 29 नियमों अर्थात 20 और 9 के कारण ही इस संप्रदाय का नाम विश्नोई पड़ा। 20 और 9 यानी विश्नोई पड़ा। मध्यकाश पर्यावरण के साथ सहचारिता बनाए रखने पर बल दिया गया, जैसे हरे भरे वृक्षों को काटने तथा पशुवध की पाबंदी करना। उस समय राजस्थान के जो कल्प वृक्ष थे वे खेजड़ी के पेड़ थे जो रेगिस्तान परिस्थिति में पनप जाते थे। उनमें केवल पशुओं को चारा ही नहीं मिलता था, उनकी फलियों से मनुष्य का खाना भी प्राप्त होता था। ऐसा माना जाता है गुरु जम्बोजी ने भगवान ने ओम विष्णु का मंत्र दिया था। भगवान विष्णु के उपासक करने का जम्बोजी द्वारा प्रदत्त नवीन संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय कहलाया। सन 1723 में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह ने एक विशाल महल बनाने की योजना बनाई। जब महल के लिए लकड़ी की बात आई तो सुझाव दिया गया कि राजस्थान के वृक्षों का काल है, लेकिन केवल एक ही जगह जहां बहुत मोटे पेड़ मिलते, विश्नोई समाज का खेजड़ी गांव। महाराजा के हुक्म पर महल के लोगों ने कुल्हाड़ियों के साथ उस गांव को भेजा गया। वे लोग गए और कुल्हाड़ी से सीधे खेजड़ी के मोटे पेड़ काटने लगे। उस समय एक बहन अमृता देवी छाछ वेल रही थी। उसके कानों में अजीब सी आवाज़ आई, पेड़ काटने की आवाज़, तो उसने कभी सुनी नहीं थी। वह बहरा गई। उसने क्या कहा, क्या कर रहे हो, रुको। पेड़ काटने वालों को कहा कि राजा का हुक्म है। इस पर अमृता देवी ने कहा कि राजा का हुक्म भले ही हो, लेकिन हमारे पंथ के खिलाफ है, पेड़ काटने वालों को नहीं मानने देता। अमृता देवी ने फैसला लिया यदि धर्म की रक्षा के लिए, पेड़ की रक्षा के लिए प्राण की आहुति भी देना पड़े तो वह कम है। वह पेड़ों से लिपट गई और उसने अपना बलिदान दे दिया। अपनी तीनों बेटियों भी पास ही खड़ी थी, वह बारी बारी से पेड़ों से लिपट गई, उन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया। यह खबर सारे क्षेत्र में फैल गई और देखते देखते 363 विश्नोई ने इस स्थान पर अपना बलिदान दे दिया था। आगे चलता पर्यावरण संरक्षण नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यूनाइटेड नेशनल पर्यावरण प्रोग्राम UNEP, वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन WHO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO आदि कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसियां हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950, वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर द नेचर 1961, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 1972, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वर्जन ऑफ क्लाइमेट्स चेंज 1992। राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसियां पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वन जीव के लिए भारतीय बोर्ड ही मुख्य राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी है।
इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट 1985 और इंटीग्रेटेड वाटरशेड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम 1989। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। यह यूनाइटेड नेशन का एक विशिष्ट एजेंसी है जो भूखमरी को निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगुवाई करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है, देश के ग्लेड शहर में है। आगे चलते हैं। 1963 में इस संस्था द्वारा 3 प्रकार के पत्र जारी किए जाना आरंभ किए। रेड डाटा सूची, पिंक डाटा सूची और ग्रीन डाटा सूची। रेड डाटा सूची, रेड डाटा लिस्ट प्राय विलुप्त जाति, असुरक्षित जीवों आदि को रखा जाता है। संकटग्रस्त जातियों की IUCN लाल सूची, जिसे IUCN लाल सूची या रेड डाटा सूची कहते हैं। पिंक में क्या आता है? आक्रमण संकटपन जीवों को रखा गया है, यानी अचानक विलुप्त होने वाली प्रजातियां। और ग्रीन में इसके अंतर्गत जैव शामिल किए गए जो उपयुक्त दोनों सूचियों से बाहर होते हैं। WHO आप अच्छे से जानते हैं, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। मुख्यालय कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। इसमें 193 देश इसके सदस्य हैं। हेली, पर्यावरण संबंधी निपटने के लिए WHO ने हेल्थ एनवायरमेंटल लिंक यानी स्वास्थ्य खतरों को लिंक इनिशिएट की। विश्व मौसम विज्ञान WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी। ये भी स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय है। वन्य जीवों के लिए भारतीय बोर्ड, इसका स्थापना 1952 में हुई थी और पुनर्गठन 7 दिसंबर 2001 में हुआ और ये नई दिल्ली में हुआ, जिसके भारतीय प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहते हैं। WWF विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर 1961 में हुई। स्विट्जरलैंड ग्लेड शहर में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का स्थापना हुई 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। पर्यावरण वन मंत्रालय, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि 154 देशों इसके वो है क्या बोलते हैं संगठन इससे जुड़े हुए हैं और 92 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बोन जर्मनी में है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम यानी 1989 भूमि को रोग क्षमता जांचने के लिए किया गया था और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। अब चलते हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। वांगरी मथई एक प्रसिद्ध है केन्या के पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता। निम्न में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से संबंधित? आप अच्छे से जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित? अभी हमने पढ़ा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन भारत पर्यावरण आंदोलन संबंधित नहीं है? तो सुंदरलाल बहुगुणा संबंध है, एम एस स्वामीनाथन है और सलीम अली है, यानी वर्गीस कुरियन नहीं है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? तो रेडिएशंस के फॉर्म यानी विकिरण के रूप में पहुंचती है। वायुमंडल दबाव एक बैरोमीटर के साथ मापा जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा ऊर्जा चक्र पृथ्वी संबंधित नहीं है? तो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस संबंधित है, सोना यानी गोल्ड संबंधित नहीं है। एक पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और कार्बन प्रवाह सौर ऊर्जा के साथ शुरू होता है। निम्नलिखित दृश्यों में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के समुचित प्रवाह को दर्शाता है? तो सौर ऊर्जा, उसके बाद उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 9, नगरीकरण और औद्योगिक हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिक के लिए और जैविक विविधता के संरक्षण के लिए। निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है? द्वीप। पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का स्लोगन है? चिपको आंदोलन का। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य से हुई? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। किस नए सामाजिक आंदोलन को श्रेणी में नहीं रखा गया? तो चिपको आंदोलन को रखा गया, नर्मदा बचाओ को रखा गया और टिहरी बांध को रखा गया, यानी गृह स्वराज आंदोलन नहीं आता है।
दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे? पांडुरंगा थे। किसने कहा था कि जंगल हमारा मायका है? रेगी गांव की महिलाओं ने कहा था। ताड़ी विरोध आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ? यूपी में, आंध्र प्रदेश में, एपी में। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं को स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था? ताड़ी विरोध आंदोलन। ताड़ी विरोध आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पुरुषों में शारीरिक और मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना। भारत में अभी तक कितने प्रतिशत वन है? तो 50%। चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो अभी का उत्तराखंड और उस समय का उत्तर प्रदेश है। यदि उत्तर प्रदेश भी आता है, उत्तराखंड आता है, तो आप उत्तराखंड पे सही टिक करें, और यदि सिर्फ उत्तर प्रदेश आता है तो उत्तर प्रदेश पे करो, सिर्फ उत्तराखंड आता है तो फिर उत्तराखंड पे आप चिन्ह करें, टिक करें, मतलब वो सही होगा। चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे। प्रमुख नेता कौन थे चिपको आंदोलन के? सुंदरलाल बहुगुणा। स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? जंगल सत्याग्रह, पर्यावरण चेतना के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से किस देश में कम से कम कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? 75%। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिपको आंदोलन का सूत्रधार बना? सर्वोदय आश्रम की स्थापना। 1974 में चमोली जिले में अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने के लिए ठेका किस कंपनी को दिया था? साइमंड कंपनी को दिया गया था। नर्मदा घाटी परियोजना प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य का एक महत्वपूर्ण परियोजना है? तो एमपी की। नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? तो नर्मदा नदी पर है। 32, सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में सही विकल्प कौन सा है? तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ये नर्मदा नदी का पर केंद्रित है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी तीनों सही हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया? पर्यावरण की रक्षा के लिए, विस्थापितों की समस्या का समाधान करने के लिए, और नर्मदा नदी के किनारे पर भूमि को जलमग्न होने से बचाने हेतु, यानी उपयुक्त सभी। 34, मेघा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कब शुरू किया गया? 1989 में शुरू किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें उपयुक्त सभी, यानी मेघा पाटकर, अनिल पटेल और बाबा आमटे सभी थे। आमटे। चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है? तो यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था। चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट थे। सुंदरलाल बहुगुणा वनों के पुनः हरित करने के हिमायती थे। एमएस स्वामीनाथन किससे संबंधित थे? तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित थे। फिश मिल्क का व्यापक प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जैविक खाद के लिए किया जाता है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों को खोजा? यानी महाराष्ट्र। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर फाउंडेशन कोर्स पेपर नंबर 3 एनवायरमेंटल एजुकेशन या एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स, साथियों, यदि वीडियो का आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कंजूसी ना करें लाइक करने में। आप कमेंट्स करके हमें बताएं कि वीडियो आप लोगों के लिए कैसे हेल्प कर रहा है, और अपने दोस्तों तक इसको अवश्य शेयर करें। साथियों, नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।